तो चलिए हम अब ट्रांसफार्मर में कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, आपके जितने भी एग्जाम आगे मिलेंगे उसमें भी काम आएंगे। चाहे आपका बीएसपी एचसीएल का हो, एएलपी का हो, या पंजाब में जो वैकेंसी आपकी आई है टेक्नीशियन लाइनमैन वगैरह की उसका हो, या यूपी मेट्रो में जो वैकेंसी वगैरह आई हुई है, तो कोई भी एग्जाम आपका हो उन सारे एग्जाम के लिए ये सवाल कारगर हैं। उन सवालों को हम करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। शुरू करें। पहला सवाल आपके सामने यह है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है 200 वोल्ट का, जिसमें 10:1 है टर्न का अनुपात। उसको गलती से 200 वोल्ट की डीसी दे दी जाए तो क्या हो जाएगा? क्या होगा सर? इंग्लिश में लिखो। अरे इंग्लिश में ये क्या लिखना है भाई? ये है कि इफ 200 वोल्ट डीसी इज गिवन टू 200 वोल्ट AC, comma 200 volt AC having 10:1 turn ratio, then what will happen? What will happen? क्या होगा जब तुमने गलती से 200 वोल्ट एसी वाले ट्रांसफार्मर को, जिसमें टर्न रेशियो 10:1 है, गलती से 200 वोल्ट की डीसी दे दिया? तो अगर डीसी गलती से दिया तो प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी। कौन सी जलेगी? ओनली प्राइमरी। क्या दोनों जलेगी? नहीं। 200 वोल्ट डीसी द्वितीयक पर उपलब्ध होगा, मतलब सेकेंडरी पर 200 वोल्ट मिलेगा। 200 वोल्ट डीसी द्वितीयक पर उपलब्ध होगा। ये तो सेम ही है दोनों। अच्छा 20 वोल्ट है 200 वोल्ट है, इसमें है कि 20 वोल्ट मिलेगा, इसमें 200 वोल्ट मिलेगा ना। सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडली जल जाएगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ वाइंडिंग विल बर्न। नो, सेकेंडरी विल नॉट बर्न। यू विल नॉट गेट एनी वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स। द्वितीयक कुंडली पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। प्राथमिक कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। ये होगा प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी? जल जाएगी। क्या होगी? जलेगी। और जलेगी तो जाएगी नौकरी किसकी? चिंटू तुम्हारी। इसलिए पढ़ करके जाओ। गलती से भी डीसी सप्लाई मत दे देना कि चिंटू को लगा अच्छा सर डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, मजे के लिए हम डीसी दे देंगे। मजे के लिए दे दोगे, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक, अगला सवाल। If the transformation ratio of a transformer is 0.2 and EMF in the primary coil is 220 volt, the EMF across the secondary coil will be। एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.2 है, प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। आपको सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज पता करना है। यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। यानी अगर इस सवाल को मैं देखूं तो मैं ये कहना चाह रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1 और N2/N1 क्या होता है? V2/V1 बराबर E2/V1 बराबर I1/I2। ये पढ़ रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात N2/N1 ये वैल्यू इसके बराबर होती है। लिख रहा हूं मैं वही। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K होता है, K दैट इज N2/N1 बराबर E2/E1। यही तो होता है। और ये दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना? 0.2 दे रखा है। ठीक, तो N2/N1 0.2 दे रखा है, E2/E1 रख दो। EMF इन द प्राइमरी कॉइल इज 220 वोल्ट, E1 दे रखा है। देखो यहां E2 लिखा अपन, E1 कितना है? 220 और ये 0.2, यहां से E2 निकालो तो 220 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 0 पॉइंट को गायब कर देगा। 22 गुणे 2 44 वोल्ट। 44 वोल्ट। नहीं आया समझ में? अरे फार्मूला लगाओ, N2/N1 बराबर K बराबर E2/E1। K की वैल्यू दे रखी है 0.2, E1 दे रखा है, E2 निकालना है, E2 निकालना है, E1 दे रखा है, K की वैल्यू 0.2 दे रखा है। K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, N2/N1 होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आपका आंसर होगा 44 वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें? बहुत छोटा सा मासूम सा सवाल था, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1, N2/N1, N2/N1। नेक्स्ट बताओ फटाफट।
If the secondary turn of a transformers are doubled at the same time, primary voltage is reduced to half, then secondary voltage will. एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टेज को आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा? बताओ। सेकेंडरी टर्न को डबल किया, सेम टाइम प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया। चलो निकालते हैं क्या क्या किया गया। देखो, सेकेंडरी टर्न को डबल किया गया। अगर सेकेंडरी के टर्न पहले N2 था, सेकेंडरी का टर्न अगर पहले N2 था तो अब कितना कर दिया गया है? अब कर दिया गया है 2N2, डबल हो गया। अगर पहले N2 था सेकेंडरी के टर्न, अब 2N2 कर दिया गया है। एंड एट द सेम टाइम प्राइमरी वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू हाफ। प्राइमरी का वोल्टेज अगर पहले V1 था तो इसको आधा कर दिया गया। प्राइमरी का वोल्टेज अगर V1 था तो इसको आधा कर दिया गया, नहीं V1/2 हो गया। यही दो कहानी हुई है। प्राइमरी का वोल्टेज अगर पहले V1 था तो बाद में V1/2 हो गया, आधा। और सेकेंडरी का टर्न अगर पहले N2 मान ले तो बाद में 2N2 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? सेकेंडरी वोल्टेज V2 पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बता दीजिए आप। ये तो पूछा है, सेकेंडरी वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दीजिए आप। तो मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं। देखो, हमको पता है क्या, N2/N1 बराबर V2/V1। ये होता है ट्रांसफार्मर में? हाँ सर, होता तो है। N2/N1 बराबर V2/V1। चलो, आपसे क्या पूछा है, द्वितीयक वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने टर्न्स को डबल कर दिया है, बताइए। दिमाग लगाओ सभी लोग। सचिन बोल रहे कोई चेंज नहीं होगा। ओके, और ये किया हमने, सेकेंडरी के टर्न को दोगुना कर दिया, प्राइमरी के वोल्टेज को आधा कर दिया, तो द्वितीयक वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा? लोग बोल रहे हैं डबल हो जाएगा। अच्छा, और बताओ। अखिलेश बोल रहे हैं आधा होगा। सवाल समझ में आया? एक ट्रांसफार्मर हमने लिया और हमने सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ किया। टर्न की संख्या के साथ हमने छेड़छाड़ किया। टर्न की संख्या जितनी भी थी उसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, जो वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग का उसको आधा कर दिया। यानी प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ किया और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के साथ छेड़छाड़ किया। आपको यह बताना है क्या फर्क पड़ेगा सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ पे या वोल्टेज पे। बताओ। देखो, आप इस सवाल को समझना, आपको प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का डबल किया गया है और वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग का आधा किया गया है। आपसे पूछा सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज अगर आप इस फार्मूले पे लगाना चाहोगे, ये फार्मूला है ना, N2/N1 बराबर V2/V1, ये है। जरा इस फार्मूले को देखो। अगर आप यहां से V2 निकालना चाहते हो तो V2 क्या होगा? V2 हो जाएगा आपका N2/N1 इंटू V1, ये होगा। अगर V2 निकालना चाह रहे हो V2 तो N2/N इंटू V1। अब आप देखो जरा क्या क्या चेंज हुआ इसमें। क्या N1 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? नहीं सर, N1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। N1 जैसा था वैसा ही है। N1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्या N2 के साथ छेड़छाड़ की गई है? हाँ, N2 जितना था उसको डबल कर दिया गया है।
N2 पहले जितना था वो क्या हो गया, डबल। N2 जो है पहले N2 ही था, लेकिन अब कितना हो गया, 2N2, दो एक्स्ट्रा आ गया, ये डबल हो गया, N2 2N2 हो गया। N1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, N2 2N2 हो गया। V1 सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका वोल्टेज आधा हो गया, तो V1 के जगह पे क्या लिख दो, V1 की जगह पे लिख दो V1 अपान 2। ये फार्मूला N2 अपान N1 बराबर V2 अपान V1 है। यहां से V2 क्या होगा, दिस अपान दिस इनटू दिस। N1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, N2 को डबल किया तो 2N2 कर दो, V1 आधा हो गया, V1 बटे 2 कर दो। अब इसको काटो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और बचा कितना, N2 अपान N1 इंटू V1। पहले भी तो यही था, N2 अपान N1 इंटू V1, बाद में भी N2 अपान N1 इंटू V1। जो वोल्टेज पहले था V2 वही तो अभी दिख रहा है मुझे। N2 अपान N1 इंटू V1 पहले था, N2 अपान N1 इंटू V1 इतना ही बाद में है। क्या कोई परिवर्तन आया? इज देयर एनी चेंज इन द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग? नो, कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। नहीं आया समझ में? आधा वाले कहां से आधा पे ले आए भाई? आधा वाले कुछ और है। कौन आधा वाला? अखिलेश बोल रहे हैं आधा होगा। डबल वाला कौन है? प्रीतम का कहना डबल होगा। अरे आधा वालों डबल वालों, सर हम पता नहीं कैसे करके कुछ भी निकाल देते हैं सर, बहुत मासूम है सर, हमारी बातों को दिल पे मत लिया करो। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, कोई डाउट है तो बताइए। ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैज, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की खासियत बताऊं आपको। पहली खासियत, ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है, वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। दूसरी खासियत बताऊं आपको, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरीके से जुड़ी होती हैं, यानी चुंबकीय रूप से भी जुड़ी होती हैं और भौतिक रूप से भी या फिजिकली भी जुड़ी होती हैं। द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली। और तीसरी बात, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो इंडक्शन के साथ साथ कंडक्शन के द्वारा भी होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो प्रेरण के साथ साथ चालन के द्वारा भी होता है। यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर का ट्रांसफर होगा वो चालन से भी होगा और प्रेरण से भी होगा, कंडक्शन से भी होगा, इंडक्शन से भी होगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ए वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। एलपी में भी पूछा है और बिहार में भी पूछा हुआ है। चेन टू वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अगला सवाल बच्चों वाला सवाल है, बताओ। एक ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक पक्ष पर इतना टर्न है, मैं लिख दे रहा हूं जिसको इंग्लिश में चाहिए। एक ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न है वो N1 है। इंग्लिश वाले देखो 200 टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में है। द्वितीयक वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है 20 टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज दिस, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज दिस। अगर हम प्राइमरी को 200 वोल्ट डीसी दें, ठीक है, 200 वोल्ट डीसी इज गिवन टू प्राइमरी। प्राइमरी वाइंडिंग को 200 वोल्ट डीसी दें हम, तो आपसे पूछा गया है द्वितीयक पर वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज बताइए। तो सेकेंडरी वोल्टेज बताइए कितना होगा। सचिन बोल रहे हैं सर ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन वाइंडिंग भी होती है। अरे वाइंडिंग होती एक ही है, उसी का कुछ हिस्सा प्राइमरी होता है, कुछ हिस्सा सेकेंडरी होता है, उसी में कुछ कॉमन होती एक ही है, होती एक ही है, उसी में कुछ प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी, कुछ कॉमन। एक ट्रांसफार्मर है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को आपने डीसी सप्लाई दे दिया, कितना, 200 वोल्ट का डीसी, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा। सीधी सी कहानी है मेरे चिंटू, ये है ट्रांसफार्मर। क्या है ये? ट्रांसफार्मर। इसकी प्राइमरी को तुमने अगर डीसी सप्लाई दे दिया, ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। जब आप प्राइमरी डीसी सप्लाई यहां दोगे तो यहां पे जो करंट जाएगी वो कैसी होगी, डीसी करंट।
यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कैसा होगा, डीसी फ्लक्स है, डीसी मतलब कांस्टेंट फ्लक्स। अब वो जब कांस्टेंट फ्लक्स ऐसे 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 पास होगा, तो जो कांस्टेंट फ्लक्स होगा, क्या उस कांस्टेंट फ्लक्स से इसमें कोई ईएमएफ आएगा? ईएमएफ आने के लिए फ्लक्स का बदलना जरूरी है, मगर फ्लक्स बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। क्यों नहीं फ्लक्स बदल रहा है? क्योंकि डीसी वोल्टेज दिया गया है। जब फिक्स्ड वोल्टेज दोगे, नियत वोल्टेज, तो फिक्स्ड करंट, तो फिक्स्ड फ्लक्स, और जब फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा तो इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा। जब यहाँ कोई ईएमएफ नहीं तो इसमें कोई करंट नहीं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई ईएमएफ, कोई करंट नहीं मिलने वाली है। तो अगर ट्रांसफार्मर को डीसी देते हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे कितना वोल्टेज मिलेगा? 0 वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज तो मिलेगा नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग पे। हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ऊपर से अलग है, प्राइमरी जलेगी, सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट। कितना? 0 0। क्योंकि ईएमएफ आने के लिए फ्लक्स का बदलना जरूरी था, लेकिन ये फ्लक्स कांस्टेंट है। क्यों फ्लक्स कांस्टेंट है? क्योंकि करंट कांस्टेंट है। करंट क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वोल्टेज फिक्स है, डीसी है। आया सबको समझ में? नेक्स्ट, चेन 2। बताइए इसका आंसर। इन ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग टर्न रेशियो 2:1, if input power to primary winding is p kilowatt at 100 hertz, then ट्रांसफॉर्मर की निर्गत शक्ति कितनी होगी, आउटपुट पावर, देन व्हाट विल बी आउटपुट पावर ऑफ XMER का मतलब ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर इसमें टर्न रेशियो है 2:1 का। इनपुट पावर प्राइमरी वाइंडिंग को दी गई, P किलोवाट दी गई 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो आउटपुट पावर कितनी होगी? बताइए प्रीतम, अंकित। सर टर्न रेशियो दे रखा है सर, उसका क्या यूज करें सर? इनपुट पावर दे रखी है सर, इनपुट पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर, बोलो। चेंटू, यूपीपीसीएल, बोलो जनाब। आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर पावर बदलता है क्या? नहीं। जितनी पावर ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड से दी जाएगी उतनी पावर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड पहुंचाता है, हम यही मान के चलते हैं। थोड़ा बहुत पावर का लॉस होगा, मगर उसको बहुत कम मान के नेगलेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इफिशियंसी 95% 98% के आसपास होती है ट्रांसफार्मर में। मैं मान के चल रहा हूं पावर लॉस बहुत कम है, तो 0 मान लो। यानी जितनी पावर प्राइमरी वाइंडिंग्स को मिली उतनी पावर सेकेंडरी साइड भेज दी जाएगी। ट्रांसफार्मर पावर नहीं बदलता, और क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। ट्रांसफार्मर न पावर बदलता है न फ्रीक्वेंसी बदलता है। क्या बदल सकता है? वोल्टेज बदल सकता है, करंट बदल सकता है। तो अगर इनपुट पावर P किलोवाट है, अगर इनपुट पावर P किलोवाट है तो आउटपुट पावर भी P किलोवाट ही होगी। ट्रांसफार्मर में पावर कहां बदलता है ट्रांसफार्मर, तो आउटपुट पावर कितनी होगी? P किलोवाट। फ्रीक्वेंसी बदलता है क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट पे 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट में भी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। न फ्रीक्वेंसी बदलता है न पावर बदलता है। तो अगर इनपुट पावर P किलोवाट है तो आउटपुट पावर भी P किलोवाट होगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज होगी। अरे देखो अखिलेश बोल रहे 2P किलोवाट, 2P। ये अखिलेश कौन सा सूत्र लगा रहे हो चिंटू? तुम कौन सा सूत्र लगा रहे हो? राज भी हमारे साथ में बोला नहीं समझा सर, पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ के आओ तब समझ में आएगा। क्या ट्रांसफार्मर पावर को बदलता है? आपका जवाब होगा नहीं। जब इनपुट पावर P किलोवाट है तो आउटपुट पावर भी क्या होगी? P किलोवाट।
क्या ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी बदलता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी प्राइमरी को जो दी गई 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज होगी। यही तो होगा उत्तर। थ्योरी से न्यूमेरिकल बना दिया गया और चिंटू तुम गलत करके आओगे। द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। सिलिका जेल जो कि हम ब्रीदर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल जो कि ब्रीदर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्या काम है इसका? जो बाहर से हवा अंदर आती है, जब ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है तो बाहर से हवा अंदर आती है तो उस आने वाली हवा की नमी को यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? ब्रीदर। ब्रीदर के तौर पे सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। उस सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? जब बिल्कुल ड्राई होती है, नई होती है, तो उसका कलर होता है ब्लू 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 ब्लू। और नमी एब्जॉर्ब करने के बाद जब भीग जाती है तो वेट सिलिका जेल का कलर हो जाता है पिंक। तो सवाल क्या है? फ्रेश सिलिका जेल। फ्रेश मतलब नया। तो कैसा होता है? ब्लू है, पानी पानी, ब्लू 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 ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट। बताओ। If the reciprocal of transformation ratio of a transformer is 21, the ratio of current in the secondary to primary is। बताओ इसका। अरे मुन्ना, जो सिलेबस है उसको पढ़ो। क्या दिक्कत है सिलेबस में तुम्हें? सिलेबस में कंफ्यूजन है क्या कोई? सर हम सिलेबस में दिक्कत नहीं सर, हम नादान है, बस सच्चाई ये है। सर मेरा नाम मुन्ना है, मैं हूं भी मुन्ना सर। इसका जवाब दो मुन्ना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम। द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 21, द रेशियो ऑफ करंट इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी। यानी सेकेंडरी टू प्राइमरी करंट निकाल, यानी सेकेंडरी की करंट को अगर हम I2 मान लें, सेकेंडरी की करंट को अगर हम I2 मान लें और प्राइमरी की करंट को I1 मान लें, तो सेकेंडरी और प्राइमरी की करंट का अनुपात निकालना, यही पता करना है आपको। दे क्या रखा है? रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है K, और इसको क्या लिखते हो आप? N2/N1। यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K क्या होता है? N2/N1। और यही बराबर क्या लिखते हो आप? V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2। ये लिखते हो? हाँ सर। अरे यहां देखो, N2/N1 बराबर V2/V1 और E2/E1 और I1/I2। ये लिख दिया। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1 बराबर I1/I2, लेकिन क्या दे रखा है? रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उल्टा व्युत्क्रम। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का व्युत्क्रम 21 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 21 नहीं है। के 21 नहीं, उसका उल्टा 21 है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के है तो उसका उल्टा, के का उल्टा करो 1/K। ये दे रखा है 21। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उल्टा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ये दे रखा है 21, यानी 1/K दे रखा है 21। तो 1/K 21 दे रखा करो। अगर K की वैल्यू इतनी है तो 1/K क्या होगा? पलट। K की वैल्यू इतनी है तो 1/K क्या होगा? K बराबर I1/I2। तो 1/K होगा I2/I1, यानी I2/I1। अरे अगर K I1/I2 है तो 1/K क्या होगा? I2/I1 नहीं होगा? होगा। 1/K क्या होगा? I2/I1। ये कितना हो गया? 21। I2/I1 21 हो गया, यही पूछा था। I2/I1 कितना होगा? I2/I1 21 होगा, 21। 21 कैसे सर? सवाल में दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 21 नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उल्टा 21 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/K। 1/K 21 है, तो अगर K का मान I1/I2 है तो 1/K कितना होगा? I2/I1। तो 1/K का मान I2/I1 लिख दिया, ये 21 हो गया। यही निकालना था। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। डी आंसर होगा।
प्रीतम का है 1/21, अशोक का है 1/21। बहुत बढ़िया। मजाक कर रहे हो चिंटू तुम मेरे साथ। बोलो कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। परिवर्तन अनुपात क्या होगा? व्हाट इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? बताओ। सबसे पहले देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? N2/N1। और N2/N1 को आप लिख सकते हो V2/V1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर है, कैसा है? स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है V2 ज्यादा होता है V1 से। अगर V2 ज्यादा है V1 से, अगर V2 ज्यादा है V1 से, ये ज्यादा है कम है, ये ज्यादा है कम, के क्या होगा? एक से ज्यादा। के की वैल्यू एक से ज्यादा होगी। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो V2 कम होगा, V1 ज्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज सेकेंडरी साइड का कम होता है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होता है। V2 कम है, V1 ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है। के का मान एक से कम होगा, तो के का मान एक से क्या होगा? कम। तो याद रखना स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। स्टेप अप मतलब ऊंचाई और स्टेप डाउन मतलब अपचाई। स्टेप अप मतलब ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान एक से ज्यादा होता है, स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान एक से कम होता है। सवाल था स्टेप डाउन में, तो स्टेप डाउन में क्या हुआ? एक से कम, एक से कम, बी ऑप्शन। आया समझ में सबको? डीएमआरसी में पूछा हुआ है, दिल्ली मेट्रो में। बोलिए। कोई तकलीफ? सवाल है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड बी। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, परावैद्युत सामर्थ्य है, वो कितनी होनी चाहिए? मतलब कितने वोल्टेज तक को उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कितना वोल्टेज वो बर्दाश्त कर पाएगा ट्रांसफॉर्मर ऑयल बिना डैमेज हुए। भाई ट्रांसफॉर्मर ऑयल एक इंसुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? इंसुलेशन का, यानी कुचालक का। तो बिना डैमेज हुए, अपनी कुचालकता बिना खोए, कितना वोल्टेज अधिकतम बर्दाश्त कर सकता है, अधिकतम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकता है? 100 वोल्ट, 132 kV, 5 kV, 30 kV, कितना? बताओ।
ठीक है प्रियांशु, अभी जो चल रहा है उसको भी पढ़ो। लगभग 30 केवी या 33 केवी के आसपास होता है। जो ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, परावैद्युत सामर्थ्य, मतलब कितना वोल्टेज ट्रांसफार्मर बर्दाश्त कर लेगा और डैमेज नहीं होगा। डैमेज मतलब इसकी कुचालकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर एक कुचालक एक निश्चित वोल्टेज के बाद अपनी कुचालकता खत्म कर देता है। कुचालक भी अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो कुचालक सुचालक बन जाता है। एवरी इंसुलेटर इज इंसुलेटर बट अप टू ए सर्टेन वोल्टेज। Every insulator is insulator up to a certain voltage. If you will apply the voltage beyond that certain voltage, there will be breakdown of insulator and your insulator will become conductor. यानी हर एक कुचालक एक निश्चित वोल्टेज तक ही कुचालक की तरह काम करता है। एक निश्चित वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देने पर उस कुचालक की जो इंसुलेशन की क्षमता है वो टूट जाती है। कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं तो हर मजबूत इंसान भी एक निश्चित परेशानी के बाद टूटता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर की 30 केवी या 33 केवी इसी के करीब होती है। तो ऑप्शन है हमारा 30 केवी, तो मैं टिक कर दिया। 30 केवी या 33 केवी भी टिक कर सकते हो आप, मतलब 30 केवी 33 केवी इसी के आसपास होता है। 30-33 केवी इसी के आसपास होता है। ठीक है, यानी इतना केवी तक वोल्टेज रहेगा तो इंसुलेशन उसका बरकरार रहेगा। 30 केवी या 33 केवी तक, 30 केवी या 33 केवी तक। ठीक है, अगला सवाल है टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, मिनरल ऑयल। विच ऑयल, कौन सा तेल यूज करेंगे? मिनरल ऑयल, खनिज तेल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल में। ट्रांसफार्मर ऑयल के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं? खनिज तेल का, मिनरल ऑयल का। अगला है ट्रांसफार्मर यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर, किसकी वैल्यू बदलता है? पावर फैक्टर बदलता है ट्रांसफार्मर? नो। पावर बदलता है? नो। फ्रीक्वेंसी बदलता है? नो। क्या बदलता है? वोल्टेज। वोल्टेज बदल सकता है, करंट बदल सकता है। वोल्टेज बदल सकता है, करंट बदल सकता है, और कुछ नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर। न फ्रीक्वेंसी बदलता है, न पावर, न पावर फैक्टर, ये सब नहीं बदलता है। अगला है द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी N1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी N2 ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर इज। आइसोलेटिंग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या बराबर हो। प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या क्या हो? बराबर, उसको बोलते हैं आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स की वैल्यू क्या होती है? बराबर। यानी ये कह लो N1 बराबर N2, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में टर्न्स की संख्या क्या हो? बराबर हो। या ये कह लो N1 बटे N2, दोनों का अनुपात 1 होता है। यानी जितने टर्न प्राइमरी में उतने टर्न सेकेंडरी में, जितने टर्न प्राथमिक कुंडली में हो उतने टर्न सेकेंडरी कुंडली में हो, द्वितीयक वाइंडिंग में हो, उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या अलगाव वाला ट्रांसफार्मर। हिंदी में आइसोलेशन बोलते हैं अलगाव, अलगाव वाला ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जितने टर्न प्राइमरी में उतने टर्न सेकेंडरी में। या N1 बटे N2, इसको इधर भेजो, N1 बटे N2 बराबर 1, N1 बटे N2 बराबर 1। सवाल समझ में आया? तो N1 और N2 में क्या रिलेशन होगा? N1 बराबर N2। BSPHCL जेई में पूछा हुआ सवाल है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जूनियर इंजीनियर। सर जेई में इतना आसान आसान सवाल? कुछ सवाल आसान होते हैं हर एग्जाम में, कुछ मीडियम के होते हैं, कुछ टफ होते हैं। ये रिलेशन है N1 बराबर N2, प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या बराबर होती है।
या टर्न रेशियो 1 होता है। ठीक है मुन्ना, मुन्ना ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए जरा मुन्ना, बोलो। पढ़ो सभी लोग, इसका आंसर बताओ। मेरे पास सचिन का आंसर आया है सी, प्रहलाद का आया है ए, सचिन का है 25/36। बाकी लोग बताओ। विशाल का आया है सी। देखो, एक ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज की गई 50 से 60, तो रेशियो ऑफ एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज। यानी आपसे एडी करंट लॉस का रेशियो पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी बदली गई है, एडी करंट लॉस पता करना है एट कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बदल गई है। ये कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा नहीं है। वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। तभी के लिए इसको होल्ड करो, ठीक है। अभी आपने ऐसे सवाल करना नहीं सीखा है कि जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट रहता है तो कुछ और फार्मूला लगाते हैं, और जब वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता है तो कुछ और फार्मूला लगाते हैं। वो अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, तो पढ़ाने के बाद ऐसे सवाल कर लोगे आप। अभी बताएंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तभी इसको छोड़ो, वैसे भी यही का सवाल है, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की बात कराएंगे। ये सवाल, इसका आंसर बताइए। The full load copper loss and iron loss of a transformer are 6400 watt and 5000 watt respectively. The copper loss and iron loss at half load will be, बताइए। फुल लोड पे कॉपर लॉस और आयरन लॉस दे रखा है, कितना है। देखो, कॉपर लॉस जो है वो है 6400 वाट, और आयरन लॉस जो है वो है 5000 वाट। किस पे, फुल लोड पे। ये जो कहानी दे रखी है फुल लोड पे है, यानी पूर्ण भार पर। कहां पे, पूर्ण भार। और आपसे पूछा क्या गया है, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। हाफ लोड पे पता करना है, एट हाफ लोड।
एट हाफ लोड, अर्ध भार पर आपको कॉपर लॉस निकालना है और आपको आयरन लॉस निकालना है। पहले तो ये पता होना चाहिए आयरन लॉस लोड बदलने के साथ बदलता नहीं है। आयरन लॉस जितना फुल लोड पे होगा उतना ही हाफ लोड पे होगा, उतना ही एक तिहाई लोड पे होगा, उतना ही एक चौथाई लोड पे होगा, उतना ही नो लोड पे होगा। आयरन लॉस लोड बदलने पर नहीं बदलता है। आयरन लॉस लोड बदलने पर नहीं बदलता है। एट एवरी लोड आयरन लॉस विल बी सेम, यानी आयरन लॉस जितना फुल लोड पे है उतना ही हाफ लोड पे होगा, उतना ही एक तिहाई लोड पे, उतना ही एक चौथाई लोड पे, उतना ही नो लोड पे। तो आयरन लॉस अगर 5,000 पहले था तो अभी 5,000 ही होगा। आयरन लॉस पहले 5,000 था तो अभी 5,000 वाट ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5,000 5,000 ऑप्शन में कहां कहां है? 5,000 5,000 यही है, सी ऑप्शन दिख रहा है 5,000 5,000। अरे आयरन लॉस अगर फुल लोड पे 5,000 है तो हर लोड पे 5,000 होता है। आयरन लॉस को इसीलिए तो कांस्टेंट लॉस कहते हैं। नियत हानि क्यों कहते हैं आयरन लॉस को? क्योंकि किसी भी लोड पे उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो अगर फुल लोड पे 5,000 है तो हर लोड पे, चाहे हाफ लोड हो, 1/3 लोड हो, 1/4 लोड हो, नो लोड हो, 5,000 ही होगा। 5,000 ऑप्शन में कहां कहां है? पहले तांबा है, फिर लौ हानि है, लास्ट में आपका आयरन लॉस है। तो यहाँ 5,000 5,500 2,500, मुझे लग रहा है सी होगा। मैं सी मार के आगे बढ़ जाऊंगा, सी मार के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन चलो कॉपर लॉस में निकाल लो भाई, ऐसा ना हो कि नन ऑफ दीज हो जाए। कॉपर लॉस का फार्मूला है पीसीयू बराबर एक्स स्क्वायर पीसीएफ। याद है पीसीएफ क्या? फुल लोड पे कॉपर लॉस। पीसीएफ है फुल लोड पे कॉपर लॉस। पीसीयू कॉपर लॉस किसी भी लोड पे, पीसीयू कॉपर लॉस किसी भी लोड पे, पीसीएफ फुल लोड पे कॉपर लॉस। एक्स क्या है? लोड कितना है। हाफ लोड है तो एक्स की वैल्यू 1/2, एक तिहाई लोड है तो एक्स की वैल्यू 1/3, एक चौथाई लोड है तो एक्स की वैल्यू 1/4, फुल लोड है तो एक्स की वैल्यू 1, नो लोड है तो एक्स की वैल्यू 0। तो हाफ लोड है ना, हाफ लोड पे अर्ध भार पर एट हाफ लोड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो जरा पुट करिए, पीसीयू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स पे 1/2 रखो, और पीसीएफ फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 6400। 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 6400। तो काट दो, 4 1 4 5 6, 4 6 24, 1600 वाट। तो कॉपर लॉस हो गया 1600 वाट, कॉपर लॉस हो गया 1600 वाट, और आयरन लॉस हो गया 5,000। 5,000 और 1600, सी ऑप्शन, सी। मुन्ना बोल रहे हैं सर आपकी आवाज सुने बिना हमें नींद नहीं आती है। इतनी मोहब्बत न कर हमसे साकिब कि हम जो न रहें तो तुम्हारी नींद उड़ जाए। कभी न कभी तो विरह का दुख झेलना पड़ेगा मुन्ना आपको, तो नींद कैसे आएगी? सर आपसे विरह तभी होगी जब नौकरी लग जाएगी, और जब नौकरी लग जाएगी फिर सब किसी और को ढूंढ ही लेंगे रातों की नींद में लोरी का काम करने के लिए। मुन्ना, इसी पे राहत इंदौरी की 2 लाइन्स आपको सुनाता हूं। राहत इंदौरी कह के गए हैं क्या कि जुबा तो खोल, मुंह से बोल, जरा मेरे सवालों का जवाब दे, कि जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है कई उतार चढ़ाव। शरीर के वक्र को, शरीर के कर्व को उतार चढ़ाव राहत इंदौरी कहते हैं कि तेरे बदन की लिखावट में है कई उतार चढ़ाव, मैं उसे कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। उतार चढ़ाव को पढ़ने के लिए चिंटू किताब मांग रहा है, क्यों किताब मुझे दो। वो किताब इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। उस किताब तक जाने के लिए उतार चढ़ाव वाली आपको पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबों से 2 4 होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। इस सवाल में कोई संदेह है किसी को?
बोलो अशोक कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, फॉर 100% efficient transformer the primary winding has 1000 turn and secondary is 100 turn. If the power input to the above transformer is 1000 watt, the power output is। एक ट्रांसफॉर्मर है जो 100% इफिशियंसी वाला है, प्राइमरी में टर्न है 1000, सेकेंडरी में टर्न है 100, इनपुट को दी गई पावर अगर 1000 वाट है तो सेकेंडरी में जो पावर जाएगी वो कितनी पहुंचेगी सेकेंडरी तक। अगर 100% दक्षता वाला ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, ना तो कोई कोर लॉस है, यानी ना तो लौह हानि है, ना तो कॉपर लॉस है, ना तो ताम्र हानि है। जब कोई लॉस नहीं है ट्रांसफॉर्मर में, तो जितनी पावर इनपुट पे दोगे वो सारी की सारी पावर आउटपुट पे मिलेगी। जितनी पावर इनपुट पे दोगे सारी की सारी पावर आउटपुट पे मिलेगी। तो अगर इनपुट पे दी गई पावर 1000 वाट है तो आउटपुट पे मिलने वाली पावर 1000 वाट ही होगी। If input power is 1000 watt, then output power will be 1000 watt also, because there is no power loss. Why there is no power loss? It is given in the question that transformer is 100% efficient. 100% दक्षता का मतलब है कि लॉस जीरो है। तो जितनी पावर प्राइमरी को दी जाएगी सारी की सारी पावर सेकेंडरी तक पहुंचेगी। 1000 वाट आपका उत्तर होगा, सेकेंडरी को मिलने वाली पावर। एसएससी जेई का सवाल है, बच्चों वाला सवाल है चिंटू, कोई दिक्कत? अगला सवाल है, ओपन सर्किट टेस्ट क्या परफॉर्म करता है? ओपन सर्किट टेस्ट का काम होता है कोर लॉस को पता करना। कोर लॉस मतलब एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, सम ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट का, खुले परिपथ टेस्ट का, ओपन सर्किट टेस्ट मतलब मुक्त परिपथ लिखा है या खुला परिपथ कह सकते हो। खुला परिपथ, खुला परिपथ परीक्षण जो है उसका क्या उद्देश्य है? तो कोर लॉस पता करना इसका उद्देश्य होता है। कोर लॉस मतलब क्या? हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, शैथिल्य हानि और भौर्धर हानि। सी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लासेस में की जाएगी। उम्मीद है आपको जो पढ़ाया गया समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। आज की क्लास में जो पढ़ाया गया कोई संदेह है किसी को तो बताइए। मिलता है बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे बैचेस की तलाश पे हो तो मेरे बैचेस करियर वे लैब पे चल रहे हैं, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं? करियर वे लैब पे। आप अपने फोन में क्या इंस्टॉल करना? CARERWYLL करियर वे लैब, ये अपने फोन में इंस्टॉल करना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालना। यहाँ पे आप जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस आपकी ऐप पे चलेंगे, सारी चीजें ऐप पे होंगी। एडमिशन आप वेबसाइट से लोगे, करियर वे लैब की वेबसाइट से, ठीक है। आप ऐप पे जाओगे ना होम पेज पे, तो वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया रहता है, और अगर वहां से आप जाके लेना चाहो तो भी ठीक, नहीं तो आप ये www.careerwheel.com ये वेबसाइट है, www.careerwheel.com, इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करोगे तो अपना मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालते ही फिर उसके बाद जितने भी कोर्सेज में एडमिशन ओपन होगा सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना हो
चाहे जेई का बैच हो, चाहे आईटीआई का बैच हो, चाहे एलपी का बैच हो, बीएसपी एससीएल का बैच हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का बैच हो, जो भी बैच लेना होगा आप उस बैच को सिलेक्ट करना। उसके बाद कूपन कोड लगाना आप CW20। ये कूपन कोड लगाने से आपको फीस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी डिस्काउंटेड फीस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वेबसाइट से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन आप ऐप से भी ले सकते हो, अगर वहां पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो वेबसाइट पे जाना, इस वेबसाइट पे ये CW20 कोड लगाना और अपने कोर्स को सेलेक्ट करके वहां पे एडमिशन ले लेना। और भी कोई क्वेरी है आपको बैच से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको 2-3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बीएसपी एचसीएल की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो भी करियर वेला पे बैच चल रहा है, या आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो भी चल रहा है, या और किसी भी एग्जाम यूपी मेट्रो की तैयारी कर रहे हो आप तो भी वो भी बैच चल रहा है करियर वेला पे। आप इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।